हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप लोगों के द्वारा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आरपीएससी का 2023 का क्वेश्चन भेजा गया था। तो कुछ कारणों से मैं उसको करा नहीं पाई, आई वॉज नॉट कीपिंग वेल। तो अब मैं इसको करवा देती हूँ। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, खासकर जो मैथमेटिकल के क्वेश्चंस हैं, इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चन हैं, जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है, उन सबको मैं यहाँ पर करवा देती हूँ। First, let me introduce myself. I am Dr. Shipra ma'am. This is my mobile number 8439066995 and मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। स्टूडेंट, मेरे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड इस पर यूजीसी नेट से लेकर के जितने भी स्टेट हैं सभी की पीजीटी की क्लासेस उपलब्ध हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों के द्वारा जो पीपीटी भेजी गई है मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक के बारे में गलत है। शिशु मृत्यु दर इसमें नहीं आएगा। दूसरा है क्या कम करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 52, क्या कम करने के लिए बाजार संकेतक का प्रयोग किया जाता है। मार्केट सिग्नलिंग, आई डोंट नो ये क्वेश्चन क्यों डाला गया है। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स में आते हैं। तो मार्केट सिग्नलिंग क्या होता है स्टूडेंट, जैसे अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो उसमें गारंटी और वारंटी भी यूज़ किया जाता है। गारंटी और वारंटी क्यों यूज़ किया जाता है, ये बताने के लिए कि हम एक तरीके की गुणवत्ता की वो करते हैं, गुणवत्ता को अश्योर करते हैं, है ना। कोई भी सामान में अगर गारंटी लिखा रहता है तो हम पूछते ना कितने साल की गारंटी है। तो ये गारंटी और वारंटी जो है इट इज़ यूज्ड बाय सेलर्स टू इलस्ट्रेट द रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट जो है वो कितना रिलायबल है। तो इसमें आपका आ जाएगा मोरल हजार्ड या नैतिक जोखिम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन द इकोनॉमिक यूनियन। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बोथ और इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। तो देखिए हम जब आर्थिक संघ की बात करते हैं, आर्थिक संघ जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग यूनियन है ना। इसके अलावा और भी है, जैसे फ्री ट्रेड एरिया आप पढ़ते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा मजबूत आ जाता है आपका कस्टम यूनियन आ जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक यूनियन। तो इकोनॉमिक यूनियन में जो राष्ट्र इसके अंतर्गत होते हैं उनकी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों जो है वो एक होती है। क्वेश्चन नंबर 54, अब देखो 54 जो आपको दिया गया है ये आपको असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो सिलेबस हम फॉलो करते हैं उस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वाज वेरी हाई। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं कहूँगी कि जिनके स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा दिए गए थे। रिग्रेशन इक्वेशन यहाँ पर आपको दिया गया y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई, ठीक है। ये कंडीशनल जो इसमें यहाँ पर कंडीशंस ऑन x इज इक्वल टू 1 दिया गया है, दिस इज कंडीशनल एक्सपेक्टेशन थियरी। इसको हम कहते हैं कंडीशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी, ठीक है। जहाँ पर कंडीशन एक्सपेक्टेशन थ्योरी आ जाती है, मान लो कि अगर हमें केवल y एक चर है, केवल y का हमें वैल्यू पता करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, ई वाई एक्स, है ना, इज इक्वल टू। अब अगर हमें y किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा, हमें केवल y का वैल्यू देखना है ना, तो यहाँ पर y को हम क्या करके ले सकते हैं, y क्या है, एक सतत यादृच्छिक चर है, ठीक है। केवल y का वैल्यू अगर हमें जानना होता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं p इज इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। और अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू y की जाननी है तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लगा करके y एफ वाई डी वाई इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखो दिया गया है कि प्रतीपगमन समीकरण में सशर्त, शर्त क्या है कि x की वैल्यू 1 दी गई है। अब यहाँ पर आपको सशर्त दे दिया कि एक चर जो है वो दूसरे चर से प्रभावित होगा। अगर प्रभावित नहीं होता तो इस तरीके से हम इसको निकालते, लेकिन अब यहाँ पर ये प्रभावित हो रहा है। तो अगर कोई चर प्रभावित होता है तो हम इस तरह से लिखते हैं ना कि y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स।
तो ये एएसओ के सिलेबस में मैं पढ़ाती हूँ और आप लोगों को इन्होंने सेट में दिया है ये क्वेश्चन। तो चलिए इसका जो आंसर होगा अल्फा प्लस बीटा, और इसको हम लिखते हैं किस तरीके से है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, जहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है ना, प्रतिगमन x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा। हर्फिंडल इंडेक्स is a instrument to is a measurement tool that is used to, क्वेश्चन नंबर 55। देखो हर्फिंडल इंडेक्स जो है बाजार के संकेंद्रण, अब ये भी मैं बताऊं तो बिजनेस इकोनॉमी के मुझे 2-3 क्वेश्चन इसमें दिखे, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमी में हम ये पढ़ते हैं हर्फिंडल इंडेक्स। हर्फिंडल इंडेक्स क्या बताता है कि किसी कंपनी का साइज क्या है, साइज ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। उस पूरी इंडस्ट्री का वो एक कंपनी कितना बड़ा भाग है ना, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है, ठीक है। मार्केट शेयर ऑफ ईच फर्म डिवाइडेड बाय मार्केट, तो ये दिखाता है कि भाई मार्केट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो यहाँ पर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 56, किंग डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। तो किंग डिमांड कर्व को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ऊपर ज़्यादा लोचदार होता है, नीचे कम लोचदार होता है। तो 56 में क्या होगा, अधिक लोचदार और कम लोचदार। इसके बाद चलो 57, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं तो यहाँ पर इनका पूछा जा रहा है प्रतिस्थापन की लोच क्या होगी, प्रतिस्थापन की लोच अनंत होगी। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, देखो ये जो हम विस्थापन प्रभाव पढ़ते हैं, संकेंद्रण प्रभाव पढ़ते हैं, ये हम किस में पढ़ते हैं, सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत है ना, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इससे संबंधित है। कॉस्ट इलास्टिसिटी ऑफ द फर्म इज इक्वल टू, फर्म की जो लागत लोच है ये किससे संबंधित है, 59, तो सीमांत लागत बटा औसत लागत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, पूर्ण स्थापन, ये तो मैं बता चुकी हूं है ना, अनंत होगा। 58 में सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत और 59 में डी। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में भी देखो आपको बहुत ही सिंपल सा सवाल था, इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, तो मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थिरता है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, निर्यात को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य में नहीं आ जाता है, तो 60 का जवाब है डी। 61 में क्या किया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा था, मैथ का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें आपको दिया गया है कि y का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस डेल्टा जेड प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसमें एक नया अवलोकन है जिसके लिए x की वैल्यू और z की वैल्यू दी गई है, राइट। अब यहाँ पर आपको y बराबर दिया था 2 + 3x + 4z, तो आपको सिंपली इसमें x और z की वैल्यू डाल देनी थी, तो 3 और x की वैल्यू 5 = 15, ठीक है, +4 × z की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ -2 कर लिया हमने, तो = हमारा जो वैल्यू आ गया 17 - 8 = 9, तो यहाँ पर जवाब होगा 9। ये इजी था, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से बहुत ही लेंदी सा दिया गया था, लग रहा था पता नहीं ये क्या क्वेश्चन है, बट बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 62,
व्यापार सृजन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये था जैकब वाइनर। प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस, क्वेश्चन नंबर 63, प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस रिलेट्स टू। प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस देखो ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, विकासशील देशों के व्यापार की शर्तें, 63 में बी। 64, शॉर्ट रन प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना था कि शॉर्ट रन की बात की जा रही है तो वेरिएबल कॉस्ट लिया जाएगा, है ना, तो रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 65, अच्छा 65 भी बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन था और बहुत ही इजी था। यहाँ था कि यदि एक मोची 100 रुपये में चमड़ा 50 रुपये में धागा खरीदता है और उपभोक्ताओं को 500 मूल्य के जूते बनाने और बेचने के लिए करता है तो सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान करता है? अब यहाँ पर आप ध्यान दो कि सकल घरेलू उत्पाद में फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू काउंट करते हैं, है ना, तो ये सारे क्या है, चमड़ा जो लिया इसने वो क्या है, मध्यवर्ती वस्तु, धागा लिया मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है, और उनका उपयोग उपभोक्ताओं को 500 रुपये मूल्य के जूते बनाने, मतलब जूते का मूल्य क्या था 500, तो हम किसको काउंट करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट को, तो यहाँ पर आएगा 500, है ना, बहुत ही इजी है ये। यही मैं कहती हूँ कि कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगे। कॉन्सेप्ट होना चाहिए हमें कि फाइनल प्रोडक्ट को काउंट करना है, तो चाहे कितना भी कहानी लिखा जाए हमें जवाब दिख जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, अब यहाँ पर दिया गया है कि नेशनल इनकम विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग नेशनल इनकम। तो देखो यहाँ पर पहला मेथड, दूसरा, तीसरा, चौथा मेथड, या तो आय विधि से मापेंगे या तो व्यय विधि से मापेंगे। अब इन चारों में किसी में आय व्यय विधि मिलाया हुआ है तो आय और व्यय विधि को मिला करके तो नहीं मापेंगे। पहला वाला जो है रेंट, इंटरेस्ट, वेज, प्रॉफिट, इसको हम लेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पूरी आय विधि से माप कर रहा है। डी अगर आप देखोगे ऑप्शन तो रेंट, इंटरेस्ट, वेज और पेंशन ले रहा है ना, तो इसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो नेशनल इनकम के लिए 66 का जवाब होगा ए। 67, हाँ देखो निम्नलिखित में से बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल था और बहुत ही ट्रिकी सवाल आप लोगों को लगा होगा, इसको मैं अच्छे से समझा देती हूँ। इकोनोमेट्रिक्स का बहुत ही कोर क्वेश्चन इसको मैं कहती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी विधि, I'll have my tea first. निम्नलिखित में से कौन सी विधि विषम जातीयता की उपस्थिति में सर्वोत्तम, रैखिक और निष्पक्ष आकलनकर्ता प्रदान करती है? तो आपको सबसे पहले ध्यान गया होगा OLS एस्टिमेटर पे, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि विषम जातीयता का मतलब क्या होता है मैं हमेशा क्लास में बताती हूँ। एक तो आप सैंपल लेते हो, है ना, एक आप सैंपल लेते हो, सैंपल कहाँ से लेते हो, पॉपुलेशन से लेते हो, ठीक है। अब OLS एस्टिमेशन जहाँ हम यूज़ करते हैं ये मान्य कर चलता है, इसकी मान्यता होती है कि ये जो सैंपल जिस पॉपुलेशन से लिया गया है वो क्या है, उसका वेरिएंस जो है कांस्टेंट है, ज़्यादा वेरिएंस नहीं है ना। हेट्रोस्कैडास्टिसिटी का केस यहाँ पर नहीं बनता, OLS एस्टिमेटर काम करेगा, ठीक है। और हेट्रोस्कैडास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, अनइक्वल स्कैटर ऑफ रेसिडुअल्स, है ना, अनइक्वल स्कैटर ऑफ रेसिडुअल्स। रेसिडुअल्स क्या है, त्रुटियां। किसी आंकड़े को अगर आप कहीं प्लॉट करते हो तो वो आंकड़ा बिखरना शुरू होता है। बिखराव भी एक पैटर्न लेता है। बिखराव अगर थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है तो चलो ठीक है, लेकिन बिखराव मान लो कि इस तरीके से बिखर रहे हैं आंकड़े, इस तरीके से बिखर रहे हैं, इसका मतलब हेट्रोस्कैडास्टिसिटी का केस है, विषम जातीयता का केस है। एक ही पॉपुलेशन से उठाए गए आंकड़े हो ही नहीं सकते। अगर एक ही पॉपुलेशन से उठाए गए हैं तो त्रुटियों में इतनी भिन्नता नहीं आएगी, ठीक है। तो OLS एस्टिमेटर वही काम करेगा जहां की सजातीयता हो पॉपुलेशन में, लेकिन अगर सजातीयता नहीं है, विषम सजातीयता का केस है, हेट्रोस्कैडास्टिसिटी का केस है, तो उसको हम 3 तरीके से ठीक करते हैं, है ना। ये तो आप समझ गए कि यहाँ पर कह क्या रहा था। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि विषम जातीयता की उपस्थिति में सर्वोत्तम होगी,
ठीक है, तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर यहाँ पर आपको नहीं लगाना था। अब देखो जब ऐसा केस बन जाता है तो पहला तरीका होता है कि हम या तो लॉग लेकर करके इसकी वैल्यू को ठीक करें, या फिर हम रीडिफाइन दी डिपेंडेंट वेरिएबल। दो तरह के चर होते हैं ना, एक आश्रित और एक स्वतंत्र। तो जो आश्रित चर हैं उनको हम रीडिफाइन कर देते हैं तो भी ये केस पकड़ा जाता है, कम हो जाता है। या फिर यूज वेटेड रिग्रेशन, भारित प्रतीपगमन, इसको हम कहते हैं भारित प्रतीपगमन। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है वेटेड लीस्ट स्क्वायर। अगर इसको इस तरह से लिखा जाता वेटेड रिग्रेशन तो भी आप पकड़ लेते, है ना, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसका नाम दिया गया वेटेड लीस्ट स्क्वायर। तो वही चीज़ है, भारित प्रतीपगमन तीसरी विधि होती है जिससे कि हम विषम जातीयता को कम करते हैं, है ना। तो निम्नलिखित में से वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है, इस मेथड से हम ये जो त्रुटियां हैं जो कि सजातीय नहीं है, एक ही पॉपुलेशन से नहीं उठाई गई है, उसके दोष को कम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इकोनोमेट्रिक्स को इतनी सरल भाषा में समझाना एक कला है भाई। 68 लागत उत्पादन लोच को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए कॉस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी की बात की जा रही है। कॉस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी के लिए इकोनॉमी ऑफ स्केल, जहाँ पर समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है स्टूडेंट मैं वहाँ पे समझा दूंगी, ठीक है। 69 में, अच्छा इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत हो गई, तो बहुत ही इजी था। एमपीसी कितना है, तो यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन था a प्लस बी वाई, बी का वैल्यू, बी मतलब एमपीसी, तो एमपीसी 0.6, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। यदि एकाधिकार के तहत फर्म की मांग लोचदार हो तो मार्कअप कैसा होगा। मार्कअप क्या है, मार्कअप जो है मैंने पढ़ाया है कि परसेंट अमाउंट by which the cost of a product is increased। कोई भी प्रोडक्ट की जो कीमत होती है उसमें कुछ परसेंटेज अमाउंट डाल करके उसकी कीमत को बढ़ाए, इसको हम कहते हैं मार्कअप प्राइस, है ना। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि अगर फर्म का डिमांड इलास्टिक है, मतलब लोचदार है, अगर वो ज़्यादा कीमत को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो इलास्टिक मतलब हम प्रतिक्रिया दिखाएंगे, हम आपका सामान नहीं भी ले सकते, है ना। तो यहाँ पर मार्कअप जो है कम रखेगा और फर्म की एकाधिकार की शक्ति भी कम होगी। 70 में डी क्लियर है, समझ में आया। 71 यहाँ मैच के लिए था। मैंने हमेशा बोला है स्टूडेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर मिलान वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाया जाता, मिलान करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। तो देखो बहुत ही इजी वाला था। 71 में यहाँ पर बी होगा, ठीक है, बहुत ही इजी है। हैबर्लर का सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर हैबर्लर देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी वाले, है ना। तो देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी डी पर है, ठीक है, और डी में हमारा जवाब हैबर्लर 4 नंबर। उसके बाद अब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, ऑफर कर्व थ्योरी, तो यहाँ पर 71 में बी है। ए में हमारा एडम स्मिथ का थ्योरी था ये। बी अगर आप ले लो तो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ ट्रेड, हेक्सरॉलिन। सी पर आ जाता है ऑफर कर्व, ठीक है, ऑफर कर्व यहाँ पर आ गया मार्शल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व हैबर्लर। 72 फिलिप्स वक्र के अनुसार, 72 फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी स्वाभाविक दर पर वापस आ जाएगी जब वास्तविक मजदूरी दीर्घकालीन संतुलन स्तर पर वापस आ गई होगी। हेजिंग किसे कहते हैं, हेजिंग किससे बचाता है, तो देखो स्पेक्यूलेटर हो या हेजर्स हो, ये सारे वित्तीय मार्केट में काम करते हैं, वित्तीय बाजार में काम करते हैं। हेजर्स हमें वित्तीय बाजार की जो फ्लक्चुएशंस हैं उससे बचाते हैं, है ना। तो वित्तीय देनदारियों के लेन देन के जोखिम। 74 भारत में मुद्रास्फीति WPI। 75 वर्ष 2019-20, देखिए अभी ये मैं कहती हूँ कि जो आंकड़े आप पढ़ते हो ना
तो मैं जब भी क्लास में पढ़ाती हूँ अपने ऐप पर, तो मैं 2 साल के आंकड़े ज़रूर कराती हूँ, वर्तमान के आंकड़े, पिछले साल के आंकड़े, उनसे तुलना। तो यहाँ पर आपको 75 में 2019-20 का आंकड़ा पूछा है, तो ये होगा 18.4 एंड 14.7। समर्थन मूल्यों में सरकार जो मूल्य निर्धारित करती है वो मुक्त बाजार स्तर से ऊपर का होता है। डार्विन वाटसन टेस्ट ऑटो कोरिलेशन को मापने के लिए करते हैं ये। स्व सहसंबंध 77 में सी। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन कानून बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 78 में सी होगा 2003 का जुलाई। 79 कल्याण पर संपत्ति का प्रभाव 79 में होगा बी। 80 इकोनॉमिक रेंट में यहाँ पर होगा किसी इनपुट के लिए भुगतान करने की इच्छा माइनस इसे खरीदने में दी गई राशि। 81 अच्छा 81 कह रहा है एंडोजिनस ग्रोथ थियरी, अंतर्जात विकास सिद्धांत ये बताता है कि मानव पूंजी, नवाचार और ज्ञान में निवेश से आर्थिक विकास होता है। एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल आपने पढ़ा होगा, एके मॉडल जिसको कहते हैं, है ना। उजावा लुकस मॉडल भी अंतर्जात वाले पढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स से संबंधित है ये सारे। तो अंतर्जात विकास बताता है कि मानव पूंजी, नवाचार मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ज्ञान में निवेश से आर्थिक विकास होता है ना। मानव पूंजी को भी पूंजी माना गया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से इनका जो है विकास होता है। कथन एक तो सही है। मानव पूंजी, नवाचार, ज्ञान में निवेश पर घटते लाभ को कम करता है। देखो जब निवेश किया जाता है किसी भी चीज़ में तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन अगर मानव पूंजी में निवेश कर दिया जाता है तो उस पर डेप्रिसिएशन का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है ना। तो अगर मानव पूंजी पर इन्वेस्ट किया जाए, नवाचार पर इन्वेस्ट किया जाए, तो ये जो घटता लाभ है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, बिकॉज ऑफ टूट फूट, वो कम हो जाते हैं। तो 81 का जो ये कथन है, कथन तो क्वेश्चन नंबर 81 ओके 81 का जो कथन है ये भी सही है, और जो कथन 2 है ये भी सही है। 82 पारंपरिक नवशास्त्रीय विकास सिद्धांत के अनुसार उत्पादन वृद्धि किसका परिणाम होती है? तो यहाँ पर श्रम मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि, प्रौद्योगिक में सुधार। मूल्य द प्राइस स्पेसिफिक फ्लो मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विद बैलेंस ऑफ पेमेंट। अंतरकालिक उपभोक्ता विकल्प इंटर टेम्पोरल कंज्यूमर चॉइसेस मीन्स 84 में यहाँ पे होगा चॉइसेस इन्वॉल्विंग डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। 85 अकॉर्डिंग टू एजवर्थ मॉडल ऑफ डियोपोली, एजवर्थ मॉडल क्या मान करके चलता है कि ईच डियोपोली अज्यूम द अदर कीप्स इट्स प्राइस कांस्टेंट। तो 85 में सी। 86 देखो बहुत ही अच्छा सा मैथ आया था एंड स्टूडेंट, मैं ये देख रही थी सभी परेशान थे मैम इसमें जवाब नहीं आ रहा है। देखिए आप सबसे पहले इसमें क्या देखो कि ये जो टी मतलब क्या है, करारोपण, इसका हम फंक्शन कैसे तोड़ते हैं, टी बार प्लस टी वाई, इस तरह से तोड़ते हैं ना। तो ये जब आपको लिखा रहता है कि कर आपको 20 रुपया कर है, 30 रुपया कर है, बार मतलब फिक्स, यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है 20%, किसका 20%, इनकम का 20%, है ना। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स यहाँ पर आपको टी वाई लाना है। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू, आई होप आपको बोर्ड दिख रहा होगा स्टूडेंट, c प्लस आई प्लस जी, ठीक है। अब यहाँ पर c का फंक्शन हम कैसे तोड़ते हैं, a प्लस बी वाई डी मतलब क्या हुआ y माइनस टी, है ना। तो इसको हम तोड़ेंगे a प्लस बी वाई माइनस, अब t नहीं लगाएंगे क्योंकि 20% में है, टी वाई, ठीक है, और i प्लस जी। अब हो गया इजी। अब इसको सिर्फ हमें क्या करना है, रख देना है 50 प्लस 0.8 y माइनस 0.2 y, और i और g को मैं ऐसे ही जोड़ देती हूँ 130, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0.8y माइनस 0.16y प्लस 180, आ गया 130 प्लस 50। अब इन दोनों y को इस तरफ आप ले आओ
तो y प्लस 0.16y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 180, है ना। अब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.36y इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180/36 इंटू 100 इज इक्वल टू 500। गॉट द पॉइंट। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे देना कि 20% है, मतलब कि इनकम का 20% है। और अगर आपको टोटल दिया, जैसे ये 100 लिखा है, निवेश बराबर 200 रुपया, सरकारी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 30, तो यहाँ पर टैक्स अगर 20 लिख देता तो हमें यहाँ पर टी वाई नहीं लगाते, वाई माइनस टी लगाते। क्लियर है। मोनोप्सोनी पावर डिपेंड्स ऑन, मोनोप्सोनी 87 आपूर्ति की लोच। 88 मंडल फ्लेमिंग मॉडल। मंडल फ्लेमिंग मॉडल एज्यूम करता है कि एक ओपन इकोनॉमी है लेकिन छोटी अर्थव्यवस्था है जो कि इंटीग्रेटेड है ना। तो छोटी और खुली अर्थव्यवस्था 88 में सी। अब यहाँ भी देखो बहुत ही अच्छा सा मैथ दिया गया। मैथ बड़ा जितना भी मैथ है मैं कहूँगी इजी था और थोड़ा सा ध्यान देना था। यहाँ आपको क्या कहा जा रहा है, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल टोटल कॉस्ट दिया है। आपको पहला तो देखना है कि भाई अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, 1400 माइनस 12Q। यहाँ पर Q की वैल्यू भी 100 दी हुई है, इसका मतलब 1400 माइनस 1200 इज इक्वल टू कितना हो गया, 200। ठीक है, हमारा सीमांत आगम का मूल्य आ गया 200 रुपया। अब यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट में बदलेंगे तो क्या आएगा हमारा 80, है ना, ओनली 80। अब देखो ऑप्शन नंबर बी तो सही है, MC बराबर 80 आ गया। अब इन तीनों में से क्या सही होगा, MR बराबर MC तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे MR 200 आया है, MC 80 आया है ना। तो MR बड़ा है और MC छोटा है, तो A और B दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पर 89 में होगा A। MR जो है वो MC से बड़ा है। पहला कंक्लूजन क्या हुआ, MR MC से बड़ा है और MC बराबर 80 है। क्लियर है, इजी था ये। 90 दीर्घकालीन आपूर्ति वक्र क्या दिखाता है, द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इंडिकेट्स, ओके, लॉन्ग रन सप्लाई कांस्टेंट इंडस्ट्री कॉस्ट। 91 निम्नलिखित में से कौन सा सही, देखो इसमें आपको रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, मैं हमेशा बताती हूँ रैंडम सैम्पलिंग जहाँ पर हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, है ना, यादृच्छिक रूप से कुछ भी चयन कर लेते। नॉन रैंडम जहाँ पर समझ बूझ के साथ हम पिकअप करते हैं चीज़ों को। ठीक है, 91 में यहाँ पर आपका यदि प्रेक्षणों का चयन उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जाए तो गैर यादृच्छिक चयन है, सही है। यदि प्रेक्षणों का चयन तदर्थ तरीके, तदर्थ मतलब एडहॉक मेथड से किया जाए तो भी गैर यादृच्छिक है, ये भी सही है। प्रेक्षणों का चयन व्यवस्थित तरीके से किया जाए तो इसे गैर यादृच्छिक चयन कहते हैं, नहीं। यदि प्रेक्षणों का चयन निर्णय के आधार पर किया जाए तो इसे गैर यादृच्छिक प्रतिचयन विधि कहा जाएगा। तो यहाँ पर 91 में स्टूडेंट, if observations are selected on the basis of judgment it is called the method of non random sampling, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा डी। प्रथम डिग्री मूल्य भेदभाव का अर्थ क्या है, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग कीमत लेना। 92 में यहाँ पर आ जाएगा चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। 93 कीन्जियन गुणक की रेंज क्या है, द रेंज ऑफ कीन्जियन मल्टीप्लायर इज 1 एंड इंफिनिटी। पॉजिटिवली स्लोप्ड एग्रीगेट सप्लाई कर, अब सप्लाई कर पॉजिटिव रूप से ऊपर की ओर बढ़ रहा है ना, इसका मतलब an increase in aggregate demand will be associated with an increase in equilibrium output, no change in price level। समग्र मांग में वृद्धि, मूल्य स्तर में वृद्धि और संतुलन उत्पाद में कोई बदलाव नहीं। समग्र मांग में वृद्धि, संतुलन उत्पाद में वृद्धि और मूल्य स्तर में बदलाव नहीं। समग्र मांग में वृद्धि, मूल्य स्तर, संतुलन में वृद्धि, सी दोनों में वृद्धि से जुड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी का सूचकांक नहीं है, मुद्रास्फीति। 96
देखो 96 में बहुत ही ईजी था। जब $1 बराबर 72 रुपया था, उसके बाद ये घट के हुआ $1 बराबर 68 रुपया। मतलब कि पहले हम $1 के लिए 72 रुपीज़ दे रहे थे, अब $1 के लिए हम 68 रुपया ही दे रहे हैं। मतलब रुपये का अधिमूल्यन हुआ है, एप्रिसिएट किया है रुपया, है ना। और डॉलर का डेप्रिसिएशन हुआ है, तो डॉलर हैज़ डिप्रिशिएटेड एंड रुपी हैज़ एप्रिशिएटेड। तो 96 में बी और सी कहाँ पर दिया हुआ है? बी। 96 में जवाब होगा बी। ओके, अब आ जाओ 97। एडमंड फेल्प्स के द्वारा गोल्डन रूल पथ में क्या अधिकतम होता है? तो यहाँ पर एडमंड फेल्प 97, एडमंड फेल्प में उत्पादन, आर्थिक विकास, सरकारी राजस्व, डी। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ मेजर ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम क्यों मापते हैं? 98 में डिस्पोजन के लिए। काई स्क्वायर टेस्ट मेजर्स द एसोसिएशन बिटवीन। अब देखो वेरिएबल की बात की जा रही है, किस तरह का वेरिएबल है? नाम मात्र या अंतराल मापित चर? तो वेरिएबल को जो चर होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक संख्यात्मक होते हैं और एक गुणात्मक होते हैं। ठीक है, संख्यात्मक चरों की माप के लिए तो बहुत सारे टेस्ट हैं, है ना, लेकिन संख्यात्मक चर के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। आपको एफ टेस्ट है, टी टेस्ट है। गुणात्मक चर की माप करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट को लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन, एट्रीब्यूट्स, इनकी माप हम करते हैं, गुणधर्म के माप करते हैं। तो गुणात्मक में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल और एक होता है नॉमिनल। तो यहाँ पर दो नाम मात्र के चर होते हैं, टू नॉमिनल वेरिएबल